नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन पहुंचकर वन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने वन शहीदों की स्मृति में वन शहीद स्मारक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री साई सहित उपस्थित सभी ने 2 मिनट मौन धारण कर वन शहीदों की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री साई ने इस अवसर पर कहा कि आज भावनाओं से भरा दिन है। हम उन वीर शहीदों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने जंगलों, प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि वन शहीदों की शहादत हमें पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और इसे संरक्षित करके हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, वन मंत्री और राजस्व मंत्री ने अपने पिता की स्मृति में पौधा भी रोपा। आज 20वां वन शहीद दिवस है और ऐसे समय में वन्य प्राणी की सुरक्षा, प्राकृतिक वन संपदा की सुरक्षा के लिए जितने भी पिछले दिनों हमारे वनकर्मी शहीद हुए हैं, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने पैरों पर जगह दें, वैकुंठ में उनका वास हो। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं और वन विभाग के सारे हमारे अधिकारी और विभिन्न प्रदेशों से भी यहां पर उपस्थित हैं। और इसके बाद इनका कार्यशाला। और छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे प्रदेश के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव और बस्तर इलाके में अत्यधिक वर्षा से कई गांव डूब गए हैं और जलमग्न हो गए हैं। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल बारिश ज्यादा हुई है, कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। इस साल बारिश ज्यादा हो रही है और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में और उधर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो सरकार बिल्कुल अलर्ट है और सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं और सब सचेत हैं। किसी तरह की कृषि मंत्री रामविचार नेताम आज राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को दी जाती है, उनके द्वारा उसका पालन किया जाता है। और इसी कड़ी में आज कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के लिए यहां पहुंचा हुआ हूं। जैविक खेती को बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास केंद्र की ओर से किए जा रहे हैं। साथ ही हर साल 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ में किसान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने खास बातचीत उनसे हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हमारे साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज मौजूद हैं। उनसे सीधे चर्चा करते हैं। सर, कार्यकर्ताओं की आज समस्याएं सुनेंगे, क्या? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सभी हमारे भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों के को महीना में जो हमारा सहयोग केंद्र चल रहा है, आम कार्यकर्ता की समस्या का निराकरण करने के लिए, क्योंकि सभी कार्यकर्ता सभी अधिकारी के पास, सभी मुख्यालयों में, सभी मंत्रियों के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मंत्रियों का भी कार्यक्रम अलग अलग तिथियों में सब जगह निर्धारित होता है। तो पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह व्यवस्था बनाया है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य की सरकारों में हो, वहां के हमारे प्रदेश के कार्यालय में एक सहयोग केंद्र हमारा रहेगा। उस सहयोग केंद्र में सभी मंत्री अपना रोस्टर के तहत वहां उपस्थिति देंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे और निराकरण
जहां तक हो सकता है वो सब करेंगे। जी, मूसलाधार बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है, कई जगहों पर बस्तर हो गया या सभी इलाकों में बारिश हो रही है, फसलों को नुकसान होगा, कृषि मंत्री होने के नाते कैसे? अब इस बार इंद्र भगवान की कुछ ज्यादा कृपा हो रही है और हम लोग जैसा सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ अकाल की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि सरगुजावासी हम लोग के यहाँ सबसे बाद में बारिश होती है, तो इसी लग रहा था। लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और इतनी हरियाली है कि इस बार तो मछलियां जो हैं खेतों में मिलेंगे। जी सर, क्योंकि कल बलराम जयंती था और इस अवसर को आपने किसान दिवस के रूप में मनाया और आपने कहा कि जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती भी करेंगे, कैसे है इसमें क्या रणनीति? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो जिनकी किसानों के लिए हर समय उनके जेहन में रहता है, उनके दिलो दिमाग में बैठा रहता है कि इनकी समस्या का निराकरण और बेहतरी कैसे हो सके, क्योंकि देश के विकास में किसान का, कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे अधिक अगर योगदान है तो कृषि का है। तो कृषि के क्षेत्र में हमें आज जो है रासायनिक खादों का प्रयोग करते करते हमारे जमीनें जो छलनी हो जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आज जरूरत है कि देश में जैविक खेती को बढ़ावा दें और प्राकृतिक रूप से जो हमारे खेती हो सकते हैं उस ओर लोगों का झुकाव कैसे बढ़े, जिससे कि हम प्रकृति का संरक्षण भी कर सकें और बेहतर उत्पाद भी हम लोगों को दे सकें, मार्केट में अच्छे हम उत्पाद हम ला सकें, और जिससे कि आज तरह तरह की जो बीमारियां हो रही हैं और प्रकृति के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है उससे भी एक तरह से हम सुरक्षित कर पाएंगे। उससे बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा भी पाएंगे। ऐसा सोच करके प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रयास है, विशेष संदेश है कि प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को जाना चाहिए। इस दिशा में हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और कल ही भगवान बलराम जी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है और प्रति वर्ष 9 सितंबर को हम किसान दिवस मनाए करेंगे। भगवान बलराम जी के जयंती के उस अवसर पर विभिन्न जो हमारे खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अन्य जो आविष्कार हो रहे हैं, एक से एक जो है रिसर्च हो रहे हैं, इस बारे में आम जनों को भी जानकारी भी देंगे और तरह तरह की जो भी अत्याधुनिक जो मशीनें हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। सरकार की स्कीम जितने आ रही हैं, जितने सब्सिडी जो मिल रहा है, इस बारे में भी हम जानकारी देंगे कि किस ओर कैसे हमारे किसान और समृद्धशाली हो सकें, कैसे संपन्न हो सकें और अपने उत्पाद को कैसे बेहतर तरीके से प्रसंस्करण के माध्यम से लोगों के बीच में, आम जनों के बीच में अच्छी मार्केट में वो भेज सकें। खरीफ सीजन की धान खरीदी के लिए 37,000 करोड़ का कर्ज ले रही है सरकार, क्या? किसानों के लिए, आम जनों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हमारी सरकार समर्पित है। उनके लिए जो भी हमें बेहतर करना होगा उसके लिए हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रामविचार नेताम जी, कृषि मंत्री, और तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। और पुलिस मुख्यालय रायपुर के आदेश के परिपालन में सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंबिकापुर में स्टार सेरेमनी का आयोजन कर जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक दिलीप दुबे को स्टार लगाकर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर शुभकामनाएं दी गई। पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा उप निरीक्षक दिलीप दुबे को विभाग द्वारा प्रदान की गई नई दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने हेतु शुभकामनाएं दी गई। साथ ही विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाकर तत्परता के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप निरीक्षक दिलीप दुबे के बेहतर सेवाओं की सराहना कर अग्रिम सेवाओं हेतु शुभकामनाएं दी गई।
और अब खबर मध्य प्रदेश के ब्यावर से है, जहां प्रेमी के साथ मिलकर लेडी कांस्टेबल ने एसआई की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पचौर थाने की लेडी कांस्टेबल ने अपने साथी के साथ एसआई को कार से कुचलकर हत्या कर दी उसकी, और कार से टक्कर मारने के बाद 30 मीटर तक शव को घसीटती रही। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद से लेडी कांस्टेबल अपने साथी के साथ थाने पहुंची और एसआई को मारने का आरोप स्वीकार कर लिया। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि लेडी कांस्टेबल का कहना है कि एसआई उन दोनों के प्यार के बीच आ रहा था, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। और सुकमा जिले में हो रही 3 दिनों से अनवरत मूसलाधार बारिश से सुकमा जिला पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं नजर आ रहे हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 फीट तक पानी भर चुका है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीण तक अनाज पहुंचाने में शासन प्रशासन नाकाम हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि हरीश कवासी एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। हरीश कवासी लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों में यानी ग्रामीण इलाकों का सघन दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल भी जान रहे हैं। उनके तक अनाज और जरूरी वस्तुएं पहुंचाने का काम भी यानी ग्रामीणों तक वो कर रहे हैं और हर संभव मदद करने का प्रयत्न करते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रायपुर रेल मंडल में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हुए। इस बैठक में ट्रेनों के समय पर न चलने और कैंसिल होने जैसी समस्याओं पर रेलवे अफसर से बातचीत की गई। बैठक की अध्यक्षता दुर्ग सांसद विजय बघेल ने की। वहीं बैठक की महाप्रबंधक नीनू इटिएरा बैठक में शामिल हुई। साथ ही रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी सांसदों ने ट्रेनों की लेट लतीफी के विषय में चर्चा की और आम आदमी को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया और सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस पर राजभवन के दरबार हॉल में कबीरधाम जिले के शिक्षक राजर्षि पांडे को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया, जिसके बाद से कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में शिक्षक पांडे को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बधाई देते हुए कहा कि आपकी ये उपलब्धि न केवल आपका व्यक्तिगत सम्मान है, बल्कि पूरे जिले और राज्य के लिए गर्व की बात है। आप जैसे शिक्षक समाज के लिए प्रेरणा है, जो अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षक राजर्षि पांडे प्रतियोगिता पाइका खेल ओपन खेलकूद प्रतियोगिता में लंबे समय से जुड़े रहकर राज्य एवं राष्ट्रीय उपलब्धि दे रहे हैं। और कबीरधाम जिले में पहाड़ी और वनांचल क्षेत्र सहित मैदानी भागों में लगातार बारिश से जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदारों की कलेक्ट्रेट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर के बाढ़ की स्थिति की गहन समीक्षा की है। कलेक्टर ने सभी विकासखंड स्तर पर बाढ़ की स्थिति पर कड़ी मॉनिटरिंग रखने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आपदा और राहत बचाव के लिए राहत शिविर में सभी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिहाज से आवश्यकता अनुसार स्कूलों में अवकाश करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है। और कबीरधाम जिले में लगातार विगत दिनों से बारिश होने के चलते सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसको लेकर के कबीरधाम एसपी अभिषेक पल्लव ने आम नागरिकों को सख्त हिदायत दी है। अभिषेक पल्लव ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी जगहों में तेज बारिश की वजह से नदी नाले तीव्र गति से उफान में चल रहे हैं, लेकिन लोगों द्वारा लापरवाही पूर्वक पुलिया पार करने की शिकायत लगातार मिल रही है।
पुलिस अमले द्वारा लगातार हिदायत दी जा रही है कि किसी भी स्थिति में अपनी जान जोखिम में न डालें। अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही करना आपकी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके लिए सभी सतर्कता के साथ साथ जागरूक करने की सभी को अपील की गई है और सभी अपील के साथ साथ आग्रह करना चाहूंगा, उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले जो हैं उफान पर हैं। किसी भी पुलिया पे यदि पानी ऊपर से बह रहा हो तो कृपया उसको पार करने की कोशिश ना करें। कवर्धा जिले में भी आज एक कार बह गई है। छोटे बच्चे हैं उनको वहां पे उनसे दूर रखें। लोग भीड़ लगा लेते हैं जहां पानी बह रहा होता है, उसको देखने के लिए ना जाए। कभी भी पानी अचानक बढ़ सकता है और आप भी इसके शिकार, दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं। तेज बारिश के समय में झरने और बाकी पर्यटक स्थल को अवॉइड करें, अन्यथा दुर्घटना घटे। कबीरधाम जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। थाना कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रेहूटा कला में कुछ दिन पूर्व आरोपी ने अपनी बेटी मनीषा साहू की गला रेतकर हत्या का प्रयास किया था। वहीं 6 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, स्वयं भी आरोपी जहर खा लिया। हालांकि इलाज के बाद उसकी जान बच गई। आरोपी के विरुद्ध थाना कुंडा में हत्या का प्रयास और हत्या का अलग अलग अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। जिला अस्पताल कबीरधाम से डिस्चार्ज होने के बाद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहित सारथी को पकड़ करके घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके बाद से आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने और अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेने के आरोपी शिक्षक की आत्महत्या मामले में मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करना साजिश है। उन्होंने इस संबंध में दस्तावेज जारी कर मामले का खुलासा भी किया है, जिसके अनुसार 14 अगस्त को शिक्षक देवेंद्र कुमार कुमेटी ने थाना प्रभारी डोंडी को आवेदन दिया था, जिसमें लोगों से पैसा लेना कबूल करते हुए उनके साथ शामिल करने के नाम पर बताए गए हैं। लोगों के नाम बताए गए हैं। मोहम्मद अकबर ने बताया है मामले में कि कमेटी के द्वारा दिया गया आवेदन को सरकार छिपा रही है। एक बयान में पूर्व वन मंत्री ने कहा कि 6 लोगों के नाम पर थाना प्रभारी डोंडी को एक आवेदन देकर के शिकायत की गई थी। शिक्षक देवेंद्र कुमार कमेटी ने उन लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर 9 जुलाई 2022 को पैसा लिया था। नौकरी के पूर्व साक्षात्कार के नाम पर उन लोगों को निजी होटल में बुलाया गया था। आत्महत्या के पश्चात मृतक के द्वारा लिखे गए कथित पत्र के आधार पर उनके अपने खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पूर्व वन मंत्री ने सवाल उठाया है। थाना डोंडी यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा पैसा देना और कुछ लोगों के द्वारा पैसा लेना वन विभाग में और पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एफआईआर हुआ है। उसमें अन्य लोगों के साथ मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि ये जो भी आरोप उस पर लगाए गए हैं, मैं ना पैसा देने वाले को जानता हूं, ना मैं पैसा लेने वाले को जानता हूं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे हैं और मैं पूरे आरोपों का खंडन करता हूं। जहां तक नौकरी लगाने वाली बात है, जिन्होंने आत्महत्या किया है देवेंद्र ठाकुर, इनके विरुद्ध 6-7 लोगों ने डोंडी थाना में 14/8/2024 को एक लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये देवेंद्र ठाकुर जो हैं उनसे पैसा लिए थे नौकरी लगाने के नाम पर, और इनके साथ में कोई हरेंद्र नेताम और मदार खान, ये लोग साथ मिलकर नौकरी लगाने का आश्वासन दिए थे और हम लोगों ने इनको पैसा दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर आदर्श विद्यालय मोवा रायपुर में नशा मुक्ति कार्यालय का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सिंह, विशिष्ट अतिथि संस्था अध्यक्ष विनोद पिल्लई, विशिष्ट अतिथि काउंसिलर
बी शैलजा उपस्थित रहे। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने विद्यार्थियों को निजात कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए नशे से होने वाले दुष्परिणामों और अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर उचित शिक्षा प्राप्त कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिया। और रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में आयोजित जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि इस दौरान अनेकों आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। उन्होंने मठपुरैना निवासी भानुमति को श्रम कार्ड का लाभ देने की योजना यानी लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। और बता दें आपको कि पठारी के पति की 8 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपने 2 बच्चों को पालन पोषण में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके पति के पास ना तो आवास और ना ही किसी प्रकार की संपत्ति थी, इसलिए उनको रहने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही घर वाले किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर ने भानुमति पठारी को सहायता देने का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। उधर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां अनाज होना तो हर घर में स्वाभाविक है। दाल, चावल, आलू, प्याज, मसाले, ये सारी दैनिक उपयोगी चीजें हर घर पर मिल जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन सामानों की आवक बाहर से छत्तीसगढ़ तक कैसे होती है और आपके नजदीकी दुकानों से होते हुए आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में अनाज मंडी में किस तरीके से काम होते हैं, किन किन राज्यों में अनाज छत्तीसगढ़ तक लाए जाते हैं, किन किन राज्यों से, इनके दाम कैसे तय होते हैं और प्रदेश के सबसे बड़े अनाज मंडी में सामान की आवक और रखरखाव किस तरीके से होती है। हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दुकानदारों से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़े अनाज मंडी डूमर तरई अनाज मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है अनाज यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से वो लोग सप्लाई कैसे करते हैं, आगे छोटे जो दुकान है वहां तक सामान कैसे पहुँचता है और आपके घरों तक ये जो सामान है, मिर्च मसाले हो या फिर किसी भी तरीके की अनाज है, वो कैसे पहुँचते हैं, आज यही जानने के लिए अब हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, हम जानेंगे, यहाँ के अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के काम अनाज मंडी में होते हैं और जो सामान की खरीदी और बिक्री किस तरीके से होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह मार्केट विभिन्न प्रकार की तकलीफों से जूझ कर यहाँ तक के पहुंचा है और अभी छत्तीसगढ़ के सफलतम मार्केटों में एक है। कब से ये संचालित किया जा रहा है ये मार्केट? ये करीबन 8-10 साल हो गए जी। और सामान कहाँ से आप लोग मंगाते हैं? ये हम लोग तो जैसे चिल्लर वाले हैं तो यहीं आजू बाजू से इसी मार्केट में सब उपलब्ध है। बाकी जो थोक वाले हैं वो बाहर से हिंदुस्तान के किसी कोने से भी मंगा लेते हैं। कस्टमर्स से कैसे संपर्क करते हैं जो बाहर सामान जो खरीदते हैं उससे? वो हमारा तो कोई मतलब नहीं, चिल्लर वाले हैं तो हमको कस्टमर से कैसे संपर्क करने, वो यहीं आ जाते हैं। ये जो मार्केट है ये तो विगत पिछले 8-9 साल से संचालित हो रही है। मुझे यहाँ सिर्फ 1 से 1.5 साल हुआ है अभी। और ये मार्केट तो अभी मान के चलिए आप कोरोना के काल के बाद से ये मार्केट काफी अच्छा रिकवर किया है। उसके पहले इस मार्केट में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता था, लेकिन कोरोना के बाद से वहाँ का व्यापार बहुत अच्छा है। कैसे व्यापार होता है यहाँ, कैसे कहाँ से सामान? मैडम देखिए, सामान तो यहाँ पूरे देश के हर हिस्से से आते हैं, लेकिन जो हम बेचते हैं मोस्टली यहाँ पे रूरल एरिया, गांव देहात के एरिया जो है वहाँ से कस्टमर ज्यादा आते हैं हमारे पास और वहाँ हम लोग सामान यहाँ से भेजते हैं। उनकी गाड़ियाँ आती हैं, लोडिंग अनलोडिंग दिन भर ही चलता है। क्योंकि कृषि प्रधान देश है, धान की खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है, तो क्या चावल वगैरह के लिए बाहर आप लोग को जाना पड़ता है या यहीं से खरीदते हैं? देखिए मैडम, मेरा व्यवसाय तो चावल का नहीं है, मेरा व्यवसाय किचन नॉवेल्टी का है। यहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई होती है, यहाँ लोकल परचेजिंग भी होती है और बाहर से भी आता है, दिल्ली वगैरह से। हाँ, जो छोटे मोटे सामान है वो सब क्या लोकल भी मिलते हैं या फिर बाहर से ही आप लोग? नहीं, छोटे मोटे सामान लोकल भी मिलते हैं, बाहर से भी आते हैं, दोनों परचेजिंग है। जनरली माल हमारा छत्तीसगढ़ से ही आता है, तेल, सोयाबीन ऑयल। तो छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।